गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शिव नारायण पांडे। यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हों तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप उसे सब्सक्राइब न किए हों तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग चारगाफ्स रूल अर्थात चारगाफ के नियम के संबंध में चर्चा करेंगे। चारगाफ के नियम बताने के पूर्व मैं आपको उसकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं। सर्वप्रथम सन 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक माइखर नामक वैज्ञानिक ने मृत WBC कोशिकाओं अर्थात पश कोशिकाओं के केंद्रक के अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन से एक ऐसा पदार्थ प्राप्त किया जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, सल्फर की मात्रा नहीं थी। अतः यह पदार्थ प्रोटीन्स नहीं थे, क्योंकि प्रोटीन्स में सल्फर की मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा नहीं होती है। चूँकि फ्रेडरिक माइखर नामक वैज्ञानिक ने WBC कोशिकाओं अर्थात पश कोशिकाओं के केंद्र के अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन से यह फास्फोरस युक्त पदार्थ प्राप्त किया था, इसलिए उसका नाम रखा न्यूक्लिन। परंतु सन 1889 ईस्वी में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने जब इस न्यूक्लिन की केमिकल एनालिसिस किया तो यह पाया कि यह न्यूक्लिन एसिडिक नेचर का है अर्थात अम्लीय स्वभाव का है। इसलिए अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसी न्यूक्लिन का नाम बदल करके न्यूक्लिक एसिड रख दिया। न्यूक्लिक एसिड में उसका अम्लीय स्वभाव न्यूक्लिक एसिड में उपस्थित फास्फेट आयंस के कारण होता है। इसके बाद सन 1893 ईस्वी में कोशल नामक वैज्ञानिक ने थाइमस कोशिकाओं के केंद्रक के अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन से एक फास्फोरस युक्त पदार्थ प्राप्त किया और उसकी केमिकल एनालिसिस के फलस्वरूप यह पाया कि इसमें डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार तथा फास्फेट ग्रुप हैं। जो नाइट्रोजन क्षार हैं वह एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन है, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं तथा साइटोसिन और थाइमिन पिरिमिडिन्स हैं। इसके बाद कोशल नामक वैज्ञानिक ने यह भी पाया कि जो यह डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यह डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट यह मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना करते हैं और DNA में इसी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अर्थात DNA एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन का एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इसके बाद सन 1909 ईस्वी में लेवेन नामक वैज्ञानिक ने ईस्ट कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से एक ऐसा पदार्थ प्राप्त किया जिसकी केमिकल एनालिसिस के फलस्वरूप पता चला कि इसमें राइबोज पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन क्षार हैं और फास्फेट ग्रुप है। और जो नाइट्रोजन क्षार हैं वह एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल हैं, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन हैं तथा साइटोसिन और यूरेसिल पिरिमिडिन्स हैं। अतः अब यह निश्चित हो गया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक ऐसे न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं,
और दूसरे ऐसे न्यूक्लिक एसिड जिसमें राइबोज पेंटोज शुगर होती है और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार होते हैं। जिस न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होती है और नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमिन होते हैं, उसका नाम रखा गया डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। परंतु जिस न्यूक्लिक एसिड में राइबोज पेंटोज शुगर होती है और नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं, उसका नाम रखा गया आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यह विवाद उत्पन्न हुआ कि न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है अथवा प्रोटीन्स आनुवंशिक पदार्थ हैं। डीएनए की खोज के पूर्व प्रोटीन को आनुवंशिक पदार्थ माना जाता था। तो अब यह विवाद खड़ा हो गया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है अथवा प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ हैं। इसके संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए, परंतु सन 1928 ईस्वी में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोकाकस नामक जीवाणु का चूहों पर प्रयोग कराया और उस प्रयोग के निष्कर्ष में यह पाया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। परंतु वैज्ञानिक पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद सन 1952 ईस्वी में हर्शे और चेस नामक वैज्ञानिकों ने इस विवाद को ही समाप्त कर दिया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है अथवा प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है। हर्शे और चेस नामक वैज्ञानिकों ने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफेज का संक्रमण कराया और यह पाया कि जो बैक्टीरियोफेज है इसकी प्रोटीन की खोल ई कोलाई की कोशिका के बाहर ही रह जाती है और उसका आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए ई कोलाई कोशिका में प्रवेश करता है और उसका आगे प्रचुरोद्भवन होता है। इस प्रयोग में यह निष्कर्ष निकला कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल डेफिनेटली, यानी निश्चित रूप से डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस को कहा जाता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जीवाणुओं को इन्फेक्टेड करते हैं। ऐसे विषाणुओं को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया और फेज बना है फेगिंग से, फेगिंग माने भक्षण करने वाला। ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करके नष्ट कर देते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इसके बाद सन 1909 ईस्वी में डीएनए अणुओं की संरचना ज्ञात करने का प्रथम प्रयास फीबस ए लेविन नामक वैज्ञानिक ने किया। फीबस ए लेविन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि डीएनए में उपस्थित एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ करके 4 न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी छोटी श्रृंखलाएं बनाते हैं जिन्हें टेट्रा न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसीलिए फीबस ए लेविन की परिकल्पना को टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस भी कहा गया। उन्होंने कहा था कि यह एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन के न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ करके 4 न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे अणु बनाते हैं और यह टेट्रा न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के पीछे जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला अर्थात डीएनए अणु का निर्माण करते हैं।
परंतु फीबस ए लेविन की इस टेट्रा न्यूक्लियोटाइड परिकल्पना में विविधता की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने इनके मत को नकार दिया। तत्पश्चात सन 1950 ईस्वी में चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने लीवेन के टेट्रा न्यूक्लियोटाइड परिकल्पना को नकारते हुए अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, अपना एक नियम प्रस्तुत किया, जिसको चारगाफ के नियम के नाम से जाना जाता है। चारगाफ के नियम के अनुसार डीएनए सूत्र में एडेनिन सदैव थायमिन से और ग्वानिन सदैव साइटोसिन से जुड़ता है। अतः डीएनए सूत्र में एडेनिन की संख्या सदैव थायमिन की संख्या के बराबर होती है और ग्वानिन की संख्या सदैव साइटोसिन की संख्या के बराबर होती है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि डीएनए सूत्र में एडेनिन और ग्वानिन की संख्या थायमिन और साइटोसिन की संख्या के बराबर होती है, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हैं तथा थायमिन और साइटोसिन पिरिमिडिन्स हैं। अतः आप यह कह सकते हैं कि डीएनए सूत्र में प्यूरिन्स की संख्या पिरिमिडिन्स की संख्या के बराबर होती है। चारगाफ ने एक बात और कही, उन्होंने यह चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि विभिन्न जातियों के डीएनए में एडेनिन और थायमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक ही जीव जाति के सारे सदस्यों में यह अनुपात समान होता है। अतः एडेनिन प्लस थायमिन समानुपाते ग्वानिन प्लस साइटोसिन। अतः एडेनिन और थायमिन का अनुपात ग्वानिन और साइटोसिन के अनुपात के समान होता है। यह अनुपात भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक ही जाति के सारे सदस्यों में यह समान होता है। अतः एडेनिन और थायमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात एक जातीय लक्षण होता है। चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने जो तीसरी बात कही अपने नियम में, उसमें यह थी कि एक ही जीव जाति के सारे सदस्यों में उपस्थित डीएनए के कुल अणुओं में नाइट्रोजन समाक्षारों की संख्या समान होती है। डीएनए में समाक्षारों के उपरोक्त गुणात्मक और संख्यात्मक संबंधों को सम्मिलित रूप से चारगाफ का नियम कहा जाता है। वैज्ञानिक चारगाफ के नियम से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकलते हैं। जैसे चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि डीएनए सूत्र में एडेनिन की संख्या थायमिन की संख्या के बराबर होती है और ग्वानिन की संख्या साइटोसिन के संख्या के बराबर होती है। अतः डीएनए सूत्र में एडेनिन सदैव थायमिन से और ग्वानिन सदैव साइटोसिन से जुड़ता है। डीएनए के सूत्र में प्यूरिन्स की संख्या सदैव पिरिमिडिन्स की संख्या के बराबर होती है। प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि पिरिमिडिन्स सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसलिए डीएनए सूत्र की मोटाई हर जगह समान होती है। चारगाफ के नियम से यह भी निष्कर्ष निकला कि डीएनए सूत्र की मोटाई हर जगह एक जैसी होती है। चारगाफ के नियम से यह भी निष्कर्ष निकला कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यह भी निष्कर्ष निकला
कि डीएनए के दोनों सूत्र एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और रस्सी के दो बटों की भांति एक दूसरे से ऐंठे रहते हैं। डीएनए की संरचना ज्ञात करने पर चारगाफ के नियम से यह भी निष्कर्ष निकला कि डीएनए के जो दोनों सूत्र एक दूसरे में रस्सी की भांति ऐंठे रहते हैं, उनमें एक ऐंठन की दूसरे ऐंठन के बीच की दूरी एक हेलिक्स कहलाती है, जिसकी लंबाई लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए की संरचना ज्ञात करने पर यह प्राप्त हुआ कि डीएनए सूत्र में एक हेलिक्स में कुल 10 न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े होते हैं। अतः चारगाफ के नियम से यह निष्कर्ष निकला कि डीएनए सूत्र में एक नाइट्रोजन समाक्षार से दूसरे नाइट्रोजन समाक्षार के बीच की दूरी लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। हमने बताया कि जो डीएनए सूत्र होते हैं वह एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अतः चारगाफ के नियम से यह निष्कर्ष निकला कि यदि एक डीएनए सूत्र पर नाइट्रोजन समाक्षारों का क्रम एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ग्वानिन हो तो दूसरे सूत्र पर उसका क्रम थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन होगा, जिसमें एडेनिन और थायमीन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और ग्वानिन सदैव साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। यानी एक प्यूरिन्स सदैव दूसरे पिरिमिडिन्स से जुड़े रहते हैं। इसीलिए डीएनए सूत्र की मोटाई हर जगह एक जैसी होती है। तो सर्वप्रथम चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए सूत्र की संरचना के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किया, जिसको चारगाफ के नियम के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।